बायोलॉजी। होपफुली कि अब तक आप लोगों की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे से हो चुकी होगी। आप लोगों ने सारा अपना सिलेबस अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज और कॉल आया है, रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हम लोगों को प्रीवियस ईयर का जो बायोटेक का पेपर हुआ था, उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर दीजिए। एक हमको रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, किस तरीके का हमको आंसर्स लिखना होगा और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे। हालाँकि ये पेपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 2 पार्ट में ये वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग उस पेपर के लिए जो राइटिंग पर्पस के जो कंटेंट हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर आपको कंटेंट देंगे और डिस्कस भी करेंगे उन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके का आंसर आपको लिखना है। एक आपको मॉडल आंसर्स भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। आपको आसानी से जो पीडीएफ फाइल होगी, उसमें आपको दिखेगा अच्छी तरीके से कि हाँ, क्या-क्या हेडिंग और सब हेडिंग हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि 25 का मीन्स 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने जाने वाला है। तो आपको उस पूरे प्रीवियस ईयर का जो 2015 का पेपर है, उसका पूरा एक कंप्लीट आंसर्स मिले और उस आंसर्स के बेसिस पे आपको आइडिया जनरेट हो सके कि कौन से क्वेश्चंस के लिए किस तरीके से आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग हो सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पेपर है, होपफुली कि सब लोगों के पास ये पेपर होगा ही। यही बायोटेक वाला पेपर है, जिसमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए। हालाँकि अब आपके क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। अब आपकी इस तरीके के सेक्शंस वाइज़ नहीं आएँगे, अब वहाँ पे सिर्फ़ आपको 2 ही सेक्शन देखने को मिल रहा है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में। तो ये सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस भी किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चंस के लिए पॉसिबल जो कंटेंट है आंसर्स के फॉर्मेट में, उनको लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के आंसर्स आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। ओके, तो पेपर को बार-बार स्किप करके नहीं देखेंगे यहाँ पे, पेपर आप लोगों ने देखा हुआ है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस पे आते हैं। सो पहला ही जो क्वेश्चंस है आपसे पूछा गया है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टरलाइजेशंस एंड ट्रिनलाइजेशंस एंड पास्चराइजेशंस, राइट? सो इसको लेकर के यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखना है, आप यहाँ पे देख लीजिए। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, तो आप पहले डिफाइन कर लीजिए स्टरलाइजेशंस को कि स्टरलाइजेशंस का क्या मीन होता है। कैंडलाइजेशंस एंड पास्चराइजेशंस दोनों ही आपके स्टरलाइजेशंस के ही अंडर में आने वाले प्रोसीजर्स हैं। अलग-अलग कंडीशंस में अलग-अलग तरीके से किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप स्टरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाइए। बताइए कि स्टरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। लाइक एज स्टरलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अ कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ अ microbial life, that is both vegetative and spore form, which is carried out by the various physical and chemical method. स्टरलाइजेशन एक ब्रॉडर सेंस है, एक ब्रॉडर टर्म है, जिसका मीन टेक्निकली यही होता है कि किसी भी सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट से पूरी तरीके से जो भी माइक्रोब्स हैं, उनके किसी भी फॉर्म को क्या किया जाए, पूरी तरीके से वहाँ से डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, उनको एलिमिनेट आउट कर दिया जाए। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को बायोलॉजिकल सिस्टम में आप स्टरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऐसा करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड भी यूज करते हैं, फिजिकल मेथड भी यूज करते हैं। यहाँ पे 2 फॉर्म दे रखा है, दैट इज द वेजिटेटिव फॉर्म एंड स्पोर फॉर्म। स्पोर फॉर्म जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस पे सर्वाइव कर जाता है, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उन पे भी सर्वाइव कर पाता है। तो स्पोर फॉर्म थोड़ा सा हार्डर फॉर्म होता है, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब भी बैक्टीरिया के पास एडवर्स कंडीशंस आता है, तो बैक्टीरियल सेल्स क्या करती है, अपने ऊपर एक आउटर कवरिंग बना लेती है हार्ड वाली। और ये हार्ड जो कवरिंग होती है, ये एटमॉस्फेयर के जो भी एडवर्स कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस से इसको प्रोटेक्शन देने क्या करता है, काम करता है। और जब कभी भी ये बैक्टीरिया ऐसे सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस में जाता है, तो ये स्पोर क्या होते हैं, आपके यहाँ पे डिसरप्ट हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया फिर से क्या करता है, अपना बाहर आकर के डिवाइड करना शुरू कर देता है। तो स्पोर फॉर्म करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग, उनका डिस्ट्रक्शंस नॉर्मल कंडीशंस पे जो होते हैं, उन पे नहीं हो पाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि स्टरलाइजेशंस का मतलब हो जाता है कि पूरी तरीके से उस सरफेस को या उस ऑब्जेक्ट को अब माइक्रोबियल फ्री कर दिया गया है। उस प्रोसेस को आप स्टरलाइजेशंस के नाम से जानते हैं। सो सवाल आपसे पूछा गया था कि टेंडरलाइजेशंस और पास्चुराइजेशंस में क्या डिफरेंसेस है, तो पहले आप यहाँ पे समझाइए कॉन्सेप्ट ऑफ टेंडरलाइजेशंस कि टेंडरलाइजेशन से आप समझते क्या हैं, क्या इसका मतलब है। तो डेफिनेशंस में आपको दे रखा है, टेंडरलाइजेशंस और फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशंस के नाम से भी जाना जाता है। बार-बार करने के लिए फ्रैक्शंस का मतलब जहाँ पे भी आता है, तो आप वहाँ पे जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आप डिफाइन करके आते हैं। इज अ फिजिकल स्टरलाइजेशन मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व हीटिंग द मटेरियल एट
100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स ऑन द 3 कंसेक्यूटिव डे, मतलब लगातार आगे आने वाले 3 दिन तक के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए क्या किया जाए, उसको हीटअप किया जाए, मतलब टेम्परेचर दिया जाए। मतलब जैसे सपोज आज फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, थर्ड डे है। आज आपने क्या किया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट तक के लिए टेम्परेचर दिया। फिर आपने क्या किया, सेकेंड डे पे 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए टेम्परेचर दिया। इस तरीके से 3 कंसेक्यूटिव डे तक के लिए क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इंटरमीडिएट विद इंक्यूबेशंस एट 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको क्या किया जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, इंक्यूबेटर होते हैं, जिसको आप बीओडी इंक्यूबेटर के नाम से जानते हैं। तो बीओडी इंक्यूबेटर में आप रख सकते हैं उसको, या फिर ऐसे ओवन में रख सकते हैं। उसको रख करके 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए हीट करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे 24 घंटे के लिए। फिर सेम चीज़ यही 3 दिन के लिए क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। So on subsequent exposure to the heat, vegetative cells will be destroyed, and any spore that remains without destructions will germinate during the incubation period. Then during the second heating, the germinated spores will be destroyed again. Repeating the procedure for the 3 days ensure the elimination of all spores and destructions for of all vegetative cells. बताया जा रहा है कि फर्स्ट डे अगर आपने जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको 20 मिनट के लिए क्या किया, हीट किया, तो पॉसिबली हो सकता है कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, लेकिन जो स्पोर फॉर्म वाले होंगे, स्पोर जो स्पोर बनाए होंगे, हो सकता है कि वो उनका डिस्ट्रक्शन ना हुआ हो, वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हों। अगर सर्वाइव करेंगे तो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे जब उनको इंक्यूबेशन टेम्परेचर मिलेगा, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस वाला। तो उसके बाद जब आप सब्सिक्वेंट में सेकेंड डे पे आप क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो उन स्पोर्स के भी मर मर जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और यही चीज़ जब आप 3 दिन लगातार रिपीट कर देते हैं, तो फाइनली टिंडलाइजेशन से किसी भी तरीके का जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा, या फिर नॉर्मल जो आपके वेजिटेटिव सेल्स होंगे, वो सब के सब सेल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो टिंडलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल स्ट्रेसेंस का मेथड है, जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए 3 दिन तक क्या करते हैं, 3 दिन लगातार। ऐसा नहीं कि आप 100 डिग्री सेल्सियस पे रख करके उसको करते जा रहे हैं, एक दिन आपको 20 मिनट करना होता है, और ये काम आप 3 दिन लगातार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और सैंपल को आप 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेशन में क्या करते हैं, लगा करके छोड़ देते हैं। Tendernization is often used to sterilize culture media, chemical solutions which cannot be heated above 100 degrees Celsius. However, tendernization is not a suitable method to kill anaerobic spore and thermophiles. Limitations भी आपको यहाँ पे दे रखा है कि tendernization से आप एनारोबिक रेस्पायर करने वाले जो स्पोर फॉर्मिंग एंड थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं, जो हीट मतलब सेंसिटिव रेजिस्टेंट होते हैं, उनको आप इससे किल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया कि टिंडलाइजेशंस का आप यूज किसके लिए कर सकते हैं, कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए कर सकते हैं, केमिकल सॉल्यूशंस को के लिए कर सकते हैं, और उनके लिए जिनका कि टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो उन चीज़ों को करने के लिए आप क्या करते हैं, दैट इज द टिंडलाइजेशन। सो अगला सवाल, मतलब अगला कॉन्सेप्ट था, दैट इज द पास्चराइजेशन का। ये पास्चर साहब के लुइस पास्चर जो थे, उनके रिगार्ड में, उनके सम्मान में ये पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया था कि सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए, बियर को बनाने के लिए ये प्रोसीजर उन्होंने अपनाया हुआ था कि बियर में कोई भी हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उनको किल किया जाए और बियर भी उनका ठीक रहे। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने बियर में करके देखा था, लेकिन बाद में चल करके इसको अप्लाई किया जाने लगा मिल्क में, जूस में, वाइन में, बियर में, इन सब में ये प्रोसेस की जाती है। तो पॉस्चराइजेशन सिंपली एक मेथड है, दैट इज पॉस्चराइजेशन इज अ method of a moist heat that eliminate pathogenic microbes in milk and beverages. French scientist Louis Pasteur developed this method. Fresh beverages such as milk, fruit, juice, beer, wine are easily contaminated during collections and procedures. For pasteurization of milk, the temperature used is either 63 degrees Celsius for 30 minutes or 70 degrees Celsius for 15 to 20 seconds, followed by cooling quickly to 13 डिग्री सेल्सियस। सो पॉस्चराइजेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो नॉर्मली मिल्क के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है ये, बाकी आप जूस को भी और बियर को भी और वाइन को भी, इन सब को भी पॉस्चराइज करने के लिए क्या करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। उसमें होता क्या है
कि पहले सैंपल को आपने क्या किया, हीट किया, कहाँ पे, दैट इज़ द 63 डिग्री सेल्सियस पे, और ये आप उसको अलाउ करते हैं कित पे, 30 मिनट तक के लिए। तो इतना करने से क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं, जो कि उसमें उस दूध को खराब कर सकते हैं, दूध के प्रोटीन को कोलैप्स करा सकते हैं, वो सारे जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो हीट करने के बाद फिर से आप क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं तुरंत का तुरंत, और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 13 डिग्री सेल्सियस। तो 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए, या टेम्परेचर 72 अगर आप करते हैं तो 15 से 20 सेकंड तक के लिए क्या किया जाता है, इसको किया जाता है। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पास्चुराइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो पास्चुराइजेशन में और टिंडलाइजेशन में क्या डिफरेंस समझ आया? टिंडलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हैं, सैंपल को हीट कर रहे हैं, और वो भी 20 मिनट के लिए, 3 दिन तक के लिए। जबकि पास्चुराइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टेम्परेचर आपका मैक्सिमम 72 है। अगर 72 रहेगा तो 15 से 20 सेकंड के लिए, और 63 रहेगा तो फिर वो 30 मिनट के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान में देना होगा। जबकि दूसरा डिफरेंस आप क्या बता सकते हैं कि पास्चुराइजेशन जो है वो, जो भी लिक्विड ड्रिंक मतलब लेने वाली चीज़ें हैं, दैट इज़ बेवरेजेस हैं, जैसे जूस हो गया और मिल्क हो गया और बियर हो गया, वाइन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको करने के लिए है। जबकि आपका टिनलाइजेशन जो होता है वो किसके लिए है, दैट इज़ केमिकल मीडिया को या कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए वो यूज किया जाता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आपको डिफरेंस लिखने के लिए आया था, और आप इस तरीके से उनके डेफिनेशंस को दे करके आप चाहें तो टेबल बना करके भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, द मेन एम ऑफ अ पास्चुरेशन इज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मिल्क बॉर्न डिजीज एजेंट्स। मेन जो इनका पर्पज़ है वो क्या है कि जो भी मिल्क में मिल्क के थ्रू होने वाले जो डिजीज हैं उनके ट्रांसमिशंस को प्रिवेंट करना, मीन्स रोकने का काम है। पास्चुराइजेशन ऑल्सो हैज़ द एडवांटेज ऑफ एक्सटेंडिंग मिल्क स्टोरेज टाइम। आप ऐसा कर देते हैं, मीन्स पास्चुराइज जो मिल्क होता है उसको स्पॉयल होकर के खराब होने की जो रेट होती है कम हो जाती है, तो उसका उसको रखने का जो टाइम है, ड्यूरेशन से वो बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर आप कच्चा दूध ऐसे ला करके रख देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ अटैक करता है, और उस बैक्टीरिया उस दूध को खराब होने में 6 से 7 घंटे अगर आपने उसको ऐसे रख दिया है, तो आप उस दूध का देखेंगे तो फ्लेवर और टेस्ट दोनों क्या होता है, खराब हो जाता है। लेकिन अगर उसी दूध को अगर आपने एक बार गरम कर दिया है, और गरम करके अगर आप रखते हैं तो उस दूध का जो मतलब क्वालिटी है वो मेंटेन रहता है, और देर तक वो खराब नहीं होता है। However, since pasteurization is not able to kill all spores, it is not a powerful sterilization method. तो पास्चुराइजेशन चूंकि आपका 63 एंड 72 डिग्री सेल्सियस पे ही सिर्फ क्या हो रहा है, प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है, तो इस टेम्परेचर से तो आपका स्पोर्स किल होंगे नहीं, और अगर आपके स्पोर्स किल नहीं होंगे इसका मतलब कि अभी भी वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो लिक्विड है उसमें, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अब वो कंटामिनेटेड फ्री हो चुका है, ऐसा दावा आप नहीं कर पाएंगे। तो पास्चुराइजेशंस में आप पार्सली किलिंग कर रहे हैं, जबकि टिंडलाइजेशंस में किसी भी तरीके का आपका माइक्रोब का फॉर्म हो, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो, चाहे वो आपका दैट इज़ द स्पोर फॉर्म में हो, दोनों ही तरीके में क्या होगा कि आप आसानी से उसको किल कर सकते हैं, जबकि जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएंगे। मतलब कि पास्चुराइजेशंस में जो होगा, पास्चुराइजेशंस में चीज़ें वैसे नहीं हो पाएंगी। तो दोनों का डिफरेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपका कि टेम्परेचर बेसिस पे अब आप आसानी से अपने राइटिंग में क्या कर सकते हैं, टेबल बनाइए, और एक तरफ आप लिखिए टिंडलाइजेशंस, एक तरफ आप लिखिए पास्चुराइजेशंस, पॉइंट वाइज करके लिखिए कि ये टेम्परेचर का इसमें कितना देते हैं, इसमें कितना देते हैं, ये किसके लिए करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, इसमें इससे क्या चीज़ कर सकते हैं, और इसमें स्पोर्स और वेजिटेटिव दोनों किल कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आप 3 से 4 पॉइंट भी डिफरेंसेस में लिख देते हैं तो ये एग्जामिनर को समझने में कि आपके पास पास्चुराइजेशन और लाइसेंस का कॉन्सेप्ट था और आपने लिखा है, वो सफिशिएंट होता है। तो टेबल बना करके भी आप आसानी से ऐसे पहले डेफिनेशंस लिख लीजिए, और उसके बाद आप टेबल बना करके भी अगर आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, समराइज करने के लिए। टेबल का मतलब होता है कि आपने समरी दे दिया। यहाँ पे सिमिलरिटीज़ भी है कि डिफरेंसेस तो आपने जान लिया, समझ लिया, सिमिलरिटीज़ भी है कि क्या क्या सिमिलरिटी हो सकती है टिन लाइसेंस एंड पास्चुराइजेशन में। So tindilations and pasteurizations are two physical methods involved in eliminating microbial form from things. Both utilize heat to remove microorganism. मतलब दोनों ही प्रोसीजर बेसिकली स्टरलाइजेशन के प्रोसेस हैं। दोनों ही प्रोसीजर का यूटिलाइजेशन किसके लिए किया जाता है, माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए, और दोनों ही फिजिकल मेथड में की कैटेगरी में आते हैं, और दोनों में ही हीट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए। तो सिमिलरिटीज़ भी देख लिया आपने, डिफरेंस भी देख लिया, डेफिनेशंस भी देख लिया और एप्लीकेशंस भी देख लिया कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इतना कंटेंट अगर आप देते हैं सो इट्स मोर देन इनफ फॉर उस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए जहाँ से आपसे ये डिमांड की गई थी कि आप बताएँ कि स्टरलाइज़ेशन, पास्चुराइज़ेशंस और ट्रिनलाइज़ेशंस का क्या मीन है, कैसे ये आपस में डिफ़र हैं। तो आपने जाना कि स्टरलाइज़ेशंस एक ब्रॉडर सेंस है, स्टरलाइज़ेशंस के ही ये पार्ट हैं पास्चुराइज़ेशंस एंड क्लिनलाइज़ेशन जिनका अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो होपफुली कि अभी आपको इन तीनों टर्म्स में और इन तीनों के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने डिफरेंसेस भी देख लिया, आपने सिमिलरिटीज़ भी देख ली, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि बायोलिस्टिक मीन्स जीन गन में या बम्बार्डमेंट में का मेथड क्या होता है एज वेल एज आपसे ये भी पूछा गया था कि उसमें यूज किए जाने वाले जो मेटल आयन होते हैं पार्टिकल को जो कोट किया जाता है दैट इज टंगस्टन गोल्ड उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है किस तरीके से आप उनको यूज करते हैं ये आपको जानना है। तो आपको डायरेक्टली उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं लिखना है, आपको पहले बायोलिस्टिक या जीन गन या फिर जीन बम्बार्डमेंट जो भी अलग इनके सब नेम हैं, पहले आपको उनको बताना होगा, इनको आपको समझाना होगा कि बायोलिस्टिक का या जीन बम्बार्डमेंट का या जीन गन ट्रांसफर मेथड क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत है, क्या चीज़ इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का मेथड होता है। किसी भी प्लांट के सैंपल में लाइक एज़ अ लीफ में आपने क्या किया कि एक गन लिया और उस गन में आपने डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को क्या किया हुआ है, लोड किया हुआ है और आपने इसको इस गन के माध्यम से क्या किया, इस बैक्टीरियल इस प्लांट सेल्स में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। और इस मेथड से आप माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के भी डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, न्यूक्लियर डीएनए को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सिर्फ डीएनए ही नहीं, आप आरएनए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप प्रोटीन को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बायोलिस्टिक या जीन बम्बार्डमेंट या जीन गन ये आपके सब नियम हैं। ये आपका एक ऐसा मेथड है जिसमें डायरेक्टली क्या किया जाता है, डिज़ायर्ड डीएनए को, डिज़ायर्ड आरएनए को, डिज़ायर्ड प्रोटीन को क्या करते हैं, प्लांट सेल्स में इंसर्ट करते हैं, राइट? इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इस फिगर्स में आपको समझा देता हूँ। ये जीन गन के अंदर का जो नोजल होता है उसका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक क्या है, गन एम्ड एट बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यहाँ पे आपका प्रेशराइज्ड गैस होती है और ये जो गैस होती है वो बेसिकली क्या है, दैट इज द हीलियम गैस। कौन सी गैस है? हीलियम गैस। हीलियम गैस का यहाँ पे प्रेशर होता है, बाकी ये आपकी बुलेट होती है और इसी बुलेट पे ही आपका जो मेटल आयन होते हैं और मेटल होता है और आपका जो डिजायर्ड डीएनए है उनका कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है डीएनए कोटेड मेटल पार्टिकल। ये वाला जो आपका ऊपर वाला पार्ट होगा यहाँ पर आपका क्या होंगे, मिक्सर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, बाकी ये क्या होगा, आपकी बुलेट होगी और ये पूरा आपका इसका क्या है, सॉफ्ट होता है। ये इसमें यहाँ पे स्पेस होता है, यहाँ पे एक आपका क्या लगा था, फिल्टर स्क्रीन लगी होती है। इस फिल्टर स्क्रीन से क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल सिर्फ जा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगी। तो जब आप उस जीन गन से आपने उसको क्या किया, इस ट्रिगर को दबाया है तो यहाँ से जो गैस है, ये गैस का बहुत तगड़ा प्रेशर पड़ता है इस वाले बुलेट पे और गैस के प्रेशर से ये बुलेट क्या करती है, आगे की तरफ मूव ऑन करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना? तो जैसे ही ये गैस देखिए, गैस ब्रेक रप्चर डिस्क, और जब ये जो रप्चर डिस्क है इसको जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बुलेट को प्रेशर पड़ता है हीलियम गैस का और ये हीलियम गैस क्या करती है, इसको मूव ऑन कराती है और जब ये मूव ऑन करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जाकर के ये जो बुलेट का पार्ट होता है ये ऐसे टकराने के बाद जैसे ब्रेक डाउन हो जाता है, बहुत सारे फाइन पार्टिकल क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं और यही जो फाइन पार्टिकल होते हैं ये आपके गोल्ड या टंगस्टन से कोटेड डीएनए और आरएनए या प्रोटीन हो सकता है। अब ये पार्टिकल आपके अगले स्टेज में क्या दिखाई देगा कि मान लीजिए आपका पूरा प्लांट का सेल है और ये आकर के आपका क्या करेगा, ऐसे एंट्री करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है या आपका ये न्यूक्लियस है या आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ पे इस तरीके से इनका एंट्री हो जाती है। तो ऐसे मेथड को आप बोलते हैं दैट इज द बायोलिस्टिक मेथड या डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड या जीन बम्बार्डमेंट या जीन गन मेथड के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो प्राइम या बेसिक जो मैकेनिज्म है समझने का वो यही है कि यहाँ पे किस तरीके से डिजायर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल को टारगेट करके उनको डिलीवर किया जाता है प्लांट के सेल्स में। उनके लिए क्या है, यहाँ पे मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है और मेटल कॉम्प्लेक्स बना करके तब जाकर इनको मूव ऑन कराया जाता है।
कई सारे सवाल यहाँ पे बनते हैं कि मेटल का कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा है उसकी बनाने की ज़रूरत क्यों है? और क्यों सर्टेन कोई सिर्फ़ टंगस्टन या आपके गोल्ड वाले मेटल ही यूज़ किए जा सकते हैं? इस तरीके के पॉसिबल सवाल क्या हैं? बनते हैं। तो आपको यहाँ पे समझा दें कि बेसिकली जो आपका पार्टिकल है मीन्स जो आपका डिज़ायर्ड डीएनए है और या प्रोटीन है या आपके आरएनए मॉलिक्यूल हैं, वो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही फ्रेजाइल टाइप के होते हैं, उनका डेंसिटी बहुत ही लो होती है। तो अगर उनको सिंगली सिर्फ़ ऐसे करेंगे तो ये जो प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है गैस का, वो प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा वो जो डीएनए, प्रोटीन या आरएनए होगा वो रैप्चर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसकी डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए पहले हाई डेंसिटी वाले मेटल के साथ में क्या करते हैं, कोट करते हैं उसको, ताकि उस प्रेशर का, उस गैस का जो प्रेशर हो सिर्फ उस मेटल पे पड़े और मेटल आसानी से क्या कर सके, बियर अप कर सके और उसी मेटल के साथ में वो मटेरियल भी आपका क्या करे, मूव कर सके। तो जैसा कि आपको मालूम है पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है कि पहला चीज़ तो आपको उस मेटल का सिलेक्शन करना है जो कि कैसा हो, इनर्ट हो, कैसा हो, इनर्ट हो, मतलब इनएक्टिव हो, और दूसरा क्या हो, हाई डेंसिटी वाला हो, और ये दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, मेंटेन करना होता है। तो डेंसिटी तो बहुत सारे एलिमेंट की है, सीज़ियम का भी है और मरकरी का भी है, लेकिन उनको ऐसे लेके मतलब ले पाना पॉसिबल नहीं होता है और वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं। तो टंगस्टन को और गोल्ड को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है कि टंगस्टन और गोल्ड बेसिकली ये क्या है, इनर्ट नेचर के होते हैं, इनका रिएक्शंस नहीं होता है और इनकी हाई डेंसिटी होती है। तो हाई डेंसिटी और इनर्टनेस, ये दो प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट का इसको सूटेबल बनाता है इस मेथड में यूटिलाइज होने के लिए। तो हाई डेंसिटी का क्या रोल है, इनर्ट होने का क्या रोल है, इसको भी समझ लीजिए। हाई डेंसिटी का है, इसका मतलब वो प्रेशर का, मतलब गैस का जो प्रेशर होगा उसको अच्छे से टॉलरेट कर सकता है, अच्छे से बियर अप कर सकता है। और इनर्टनेस होने का फ़ायदा क्या है कि जब ये पार्टिकल मेटल का डीएनए के साथ में पार्टिकल जब आपका प्लांट सेल्स में जाएगा, तो प्लांट सेल्स में और बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल हैं, तो उनसे रिएक्शंस ना करे उसके लिए एक इनर्ट एलिमेंट की क्या है, ज़रूरत होती है। तो जब वो प्लांट सेल्स में एंटर करता है तो वो गोल्ड हो चाहे टंगस्टन हो, इनका कोई किसी से रिएक्शंस नहीं होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो उस प्लांट सेल्स में या टिश्यूज में नॉर्मल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती हैं, उन पे कोई इंटरफेरेंसेस नहीं होता, उन पे कोई दिक्कत नहीं होती है, ताकि आसानी से अपना काम वो होता रहे। तो टंगस्टन को या गोल्ड को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी डेंसिटी हाई है और और इसके इसके साथ-साथ में इनका इनका जो केमिकल इनर्टनेस है, ये इनको बेस्ट कैंडिडेट बनाता है इस चीज़ तरीके से वो करने के लिए। तो ये सारा पीडीएफ में आपको ये मटेरियल आपको मिला है यहाँ पे पढ़ने के लिए, सारा मैं पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। आपको मैंने मेन में जो कॉन्सेप्ट था समझा दिया, ये सारे पॉइंट्स आप ऐसे इस तरीके से बना के लिख दीजिए। पॉइंट बना कर के अगर आप लिखते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बायोलिस्टिक मेथड का क्या एडवांटेज है, बायोलिस्टिक मेथड क्या है, ये पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे इस पे पूरा डिफाइन किया गया है कि इससे क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके का आंसर आपको लिखना है। डिसएडवांटेज क्या है, ये भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। एडवांटेज क्या है यूजिंग गोल्ड एंड टंगस्टन का, किस तरह ये है, देखिए आपका जीन गन मेथड। और ये जो नोजल आपको दिखाई दे रहा है, इसी नोजल का फिगर मैंने यहाँ पे लगाया था, ये पीछे वाले पे ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ये पार्टिकल जाएगा प्लांट सेल्स में, क्या करेगा, आपकी एंट्री कर जाती है। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है हीलियम गैस है और बाकी आपका सारा चीज़ मैंने वहाँ पे समझा दिया। तो एडवांटेज क्या है, यहाँ पे दो रीजन दिखाया जा रहा है कि इनको क्यों यूज़ किया जा रहा है। पहला है आपका डेंसिटी एंड बायोलॉजिकल इनर्टनेस, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है और इनका इनर्टनेस है, दैट ये दो प्रॉपर्टी इनको क्या करती है, सुटेबल बनाती है इस मेथड में यूज होने के लिए। ओके, सो बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और मतलब कि इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, और बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। ओके, तो इनर्टनेस होती है और डेंसिटी हाई होती है, दैट इज़ व्हाई इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी, मतलब कि एंटीजन्स के बारे में आपको ब्रीफ करना था, एंटीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज को समझाने से पहले पहले आप एंटीजन को डिफाइन करेंगे कि एंटीजन क्या होता है। आप इसका फिगर भी बनाइए और बताइए कि एंटीजन के पार्ट को स्पेसिफिकली जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंटीबॉडी एंटीबॉडी दिखाई दे रहा है और एंटीजन, ये ग्रीन वाला जो पूरा पोर्सन है वो क्या है, आपका एंटीजन है, और ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका एंटीबॉडी है, राइट। तो यहाँ पे आप एंटीजन को देख सकते हैं और एंटीबॉडी को देख सकते हैं, दोनों का इंटरेक्शन से यहाँ पे होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एंटीबॉडी का जो पार्ट है, जो कि मतलब कि
एंटीजन से बाइंड कर रहा है उसको आप बोलते हैं दैट इज द पैराटोप, और एंटीजन का वो पार्ट जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करेगा उससे आप क्या बोलते हैं दैट इज द एपीटोप। तो एपीटोप और पैराटोप ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हार्मोन्स और रिसेप्टर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी में जो एपीटोप और पैराटोप के पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वैसे जाकर के आसानी से बाइंड कर जाते हैं। तो एपीटोप का मतलब होता है कि एंटीजन का वो पार्ट जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करने के एबव में हो या बाइंड कर सकता है, और पैराटोप का मतलब होता है एंटीबॉडी का वो पार्ट जो कि एंटीजन से जाकर क्या करता है, बाइंड करता है। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस में कभी कभी आपसे कंफ्यूज कराने के लिए टर्म पूछे जाते हैं एपीटोप और पैराटोप को लेकर के। तो आप यहाँ पे उसका फिगर बनाइए, एंटीजन के बारे में बताइए, आपको इम्यूनोलॉजी में पढ़ा दिया। एंटीजन सिंपली कोई एक सबस्टेंसेस होते हैं जो कि जिसको कि आपकी बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करे, और उसके आपकी बॉडी में उसका एंट्री हो जाने की वजह से आपकी इम्यून सिस्टम क्या क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, रिस्पॉन्स करे, और उनके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप एंटीजन के नाम से जानते हैं। अब ये एंटीजन आपके किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कोई आपका केमिकल हो सकता है, कोई आपके बायोलॉजिकल सिस्टम, कोई आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो सकते हैं माइक्रोब्स में, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये हो सकते हैं, या फिर आपका कोई फिजिकल एजेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें को आपने देखा कि एंटीजन बोलते हैं। अब उनके फीचर्स यहाँ पे लिख रखेंगे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं किसी भी गुड एंटीजन होने का। तो आपको इम्यूनोलॉजी क्लास में पढ़ाया था, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपने जाना था कि वो एक किसी भी एंटीजन के लिए बेसिकली 3-4 चीज़ें मायने रखती हैं। पहला तो उनका मॉलिक्यूलर वेट, कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए। दूसरा उनका फॉरेननेस, कि उस जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एज एंटीजन वो काम कर रहा है उसकी डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है उस एंटीजन मॉलिक्यूल से, कितना डाइवर्स स्पीसीज से या स्ट्रेन से वेराइटीज़ क्या करता है, वो बिलोंग करता है। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा वो एंटीजेनिक होगा, और उसके खिलाफ में इतनी ज़्यादा अच्छे से क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। स्ट्रक्चरल डिसिमिलरिटी होनी चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दे रखा है। मैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो आपके एंटीजन्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो क्या होगा, या तो कोई प्रोटीन होगी, या कोई आपका पेप्टाइड होगा, या फिर आपके कोई लिपिड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आपका कोई क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो उनका नेचर इस तरीके से केमिकली होता है। तो इतना सारा पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा से मैसेज जाता है। और मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अपने एग्जाम में आप ऐसे पैराग्राफ बना करके मत लिखिए, ऐसे बुलेट वाले पॉइंट लगा करके लिखिए। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है और काफ़ी अच्छा मैसेज देता है। और आपने अगर एनटीए का एडवाइजरी पढ़ा है तो उसमें बहुत साफ साफ लिख रखा है कि जो भी शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी उस शीट में आपको पूरे 300 नंबर के आंसर्स को क्या करना है, कंक्लूड करना है। और आपकी जो राइटिंग हो वो एक कंसाइज वे में हो और कंक्लूडिव हो। ऐसा ना हो कि अननेसेसरी की चीज़ें पूरा आपने उसमें भर दिया। पेज भरने से आपको मतलब नहीं है, आपको लिखना है वो चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा मैसेज कन्वे करता हो। वो चीज़ें आपके लिए क्या है, ज़रूरी मैटर करेगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपको अपना टाइम और अपना स्पेस जो पेपर में कॉपी पे दिया जाएगा उसको दोनों को मैनेज करना है, और सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे दिया गया था, आपसे पूछा गया था कि जो सेलुलर इम्यूनिटी है और सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या डिफरेंसेस है उनको बताना था। तो पहले आप डायरेक्टली आप उस पे मत आइए, पहले आप डिफाइन कीजिए इम्यूनिटी क्या है, उसके बाद इम्यूनिटी के टाइप्स को डिफाइन कीजिए, और इम्यूनिटी के टाइप्स में पहले अगर आपने बताया है इनिट इम्यूनिटी तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी लिख दीजिए। अडैप्टिव इम्यूनिटी आप बताइए, फिर उनकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। फिर आप अडैप्टिव इम्यूनिटी के आर्म्स के बारे में आएंगे तो आपको आएगा दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सवाल आपसे यहाँ से पूछा गया था कि दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंसेस है। तो आप डायरेक्टली वहीं पे मत आइए, आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बना के चलिए कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, और उसके साथ साथ में क्या क्या उनके टाइप्स हैं, और किस टाइप के बारे में हमसे ये बात करना चाह रहा है। ओके। तो यहाँ पर आपने देखा है ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाई हुई है, और जो लोगों ने वीडियो भी देखा यूट्यूब पे उनको भी समझ में आता ही होगा। अब देखिए ये इस तरीके का जो लाइन मैसेज होता है उससे कितना क्लियर समझ में आता है कि ये आपने यहाँ पे लिखा, जैसे इनिट इम्यूनिटी की मैं बात करूँ तो इनिट इम्यूनिटी आपने लिख दिया कि नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, राइट, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हैज नो मेमोरी, फिजिकल बैरियर, स्किन, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर। अब इतने ही लाइन में आपने पूरा इनिट इम्यूनिटी को डिफाइन कर दिया कि उसका क्या मीन होता है, और एग्जामिनर को यही चाहिए। एग्जामिनर को पूरा ऐसा पेज लिख करके रामायण लिखने की जरूरत नहीं है।
उसको यही मैसेज चाहिए एकदम क्लियर कट वाला कि हाँ, आपने जो चीज़ लिखी है उससे मैसेज हमारा क्लियर हो जाता है। और ये 6 पॉइंट आपने जो लिखा है यहाँ पे लिखा गया है, ये सारे पॉइंट आपको बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि इन्हें इम्यूनिटी क्या होती है। ओके, सो एडेप्टिव इम्यूनिटी के 2 आर्म्स हैं, दैट इज़ द ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको हम यहाँ पे फिगर के हेल्प से समझ सकते हैं। आपको बताया जाता है कि जब भी कभी आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले 2 सेल्स हैं, दैट इज़ द बी सेल्स और टी सेल्स। जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में इन्वॉल्व मतलब एंटर किया और बी सेल्स को क्या किया, ट्रिगर किया, और बी सेल्स के सरफेस से पाए जाने वाले जो बीसीआर होते हैं, बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो इस एंटीजन से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, तो ये बी सेल्स आपका एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होता है 2 सेल्स में, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। तो प्लाज्मा सेल्स जो होती है उसके पास एबिलिटी होती है एंटीबॉडी बनाने के लिए, और जब ढेर सारा पॉपुलेशन आपका ये इस एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिकली यहाँ पे बन जाता है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस एंटीजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनका डिस्ट्रॉय करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इस तरीके का अगर कोई साइकिल आपकी बॉडी में एक्टिवेट होती है तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द ह्यूमरल रिस्पॉन्स या ह्यूमरल इम्यूनिटी। सॉरी। तो बेसिकली जब बी सेल्स प्राइमरली इन्वॉल्व हो और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो बी सेल्स के एक्टिवेशन होने से, तो उसको आप बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। जबकि आपका दूसरा जो सेल्स है दैट इज द टी सेल्स, अगर आपका कोई एंटीजन मॉलिक्यूल जो आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। ये इस वाले इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होने वाले जो एंटीजन होंगे वो फ्री फॉर्म में होंगे, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, बाउंड फॉर्म होंगे, किससे, दैट इज द एंटीजन प्लस एमएससी मॉलिक्यूल। तो जब कोई एंटीजन आपका एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किया हुआ रहता है, तो वो आपका किसको एक्टिवेट करेगा, दैट इज द टी सेल्स को। टी सेल का जो रिसेप्टर पाया जाता है जिसे टीसीआर के नाम से जाना जाता है, ये रिसेप्टर हमेशा बाउंड फॉर्म ऑफ एंटीजन को क्या करेगा, बाइंड करेगा या रिकॉग्नाइज करता है। ये फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो पहले यहाँ पे ये बाइंड करेगा, टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, टी सेल्स एक्टिवेट होगा तो डिफ्रेंशिएट होगा। टी एच सेल मीन्स टी हेल्पर सेल्स में, टी सी सेल्स मीन्स टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में। साइटोटॉक्सिक सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो सेल्स को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, मार सकता है। जबकि टी हेल्पर सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो साइटोकाइंस को बनाता है, और साइटोकाइंस जो कि आपका एक तरीके का क्या है, केमिकल मैसेंजर होता है। वो मैसेज देता है कि भैया, किसको देगा, दैट इज द बी सेल्स को। बताएगा कि भैया अभी टी सेल्स से काम संभल नहीं पा रहा है, दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। टी सेल्स के पास जितनी क्षमता थी उन्होंने संभालने की कोशिश की लेकिन संभाल नहीं पाया। तो इसने क्या किया, जाकर ये सिपाही का काम करता, सेना का जाएगा, साइटोकाइंस क्या करेगा, मैसेज देगा बी सेल्स को कि भैया अभी कोई दुश्मन बहुत भयंकर वाला आ गया है। तो तुरंत का तुरंत बी सेल्स क्या करेगा, अपना एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल्स और ये बनाएगा और एंटीबॉडी बन जाएगी। तो ये अब एंटीबॉडी जाकर के क्या करेगा, इस एंटीजन को किल करेगा। तो जब आपका टी सेल्स एज वेल एज बी सेल्स दोनों इन्वॉल्व हों, ऐसे इम्यूनिटी को आप सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो यही आपसे सवाल पूछा गया था, आप इसको डिफरेंस अच्छे से बता सकते हैं, फिगर भी बना दीजिए, स्टेटमेंट भी लिख दीजिए काफ़ी सारे अच्छे तरीके से, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे फिगर ज़रूर बनाइए। फिगर बहुत ही ज़रूरी होता है आपके रिस्पॉन्स को, मीन्स आंसर्स को इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे अभी आपको एनटीए ने सुझाव दिया है कि आप सिर्फ एक पेन लेकर के जाइए, बट आप ऐसा करिएगा नहीं, आप 2 से 3 पेन लेके जाइए। आप ब्लैक और ब्लू पेन तो एटलीस्ट लेके ही जाइए, और जब कभी फिगर आपको बनाने की जरूरत पड़े तो कम से कम ब्लैक और ब्लू 2 पेन अगर आप यूज करते हैं तो डिफ्रेंशिएट होता रहता है। आपको वहाँ पे बहुत सजाने की जरूरत नहीं है, बस आपने बी सेल्स बनाया, नोमेनक्लेचर घूमते रहिए, सर्कल किया, बी सेल्स बनाया, रिसेप्टर बनाया, टीसीआर लिखा, इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। वहाँ पे ऐसे डिजाइन करने में टाइम लॉस आपको नहीं करना, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि हाँ ये बी सेल है, लिख दिया आपने। अब जरूरत नहीं है कि हाँ बी सेल्स को आप बी सेल्स के जैसा ही बनाएं, जस्ट सर्कल कीजिए, यहाँ पे लिखिए कि आपका ये बी सेल्स है, जस्ट इस तरीके से बनाइए, बताइए कि ये टीसीआर है, मतलब सॉरी बीसीआर है, इस तरीके से, और एंटीजन बनाइए, दिखाइए कि ये एंटीजन है। तो आपका ग्राफिकल एज वेल एज मतलब जो लेवलिंग होती है इसे आप बोलते हैं, वो चीज़ें भी प्रॉपर तरीके से चलती रहनी चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने कंटेंट भी दे रखा है, और ये पीडीएफ आप अच्छे से जब आपको मिल जाएगा तो फिर आप उसको देख लीजिएगा। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में सारे जो फैक्ट हैं ये मैंने पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे लिख रखे हैं। ये 5 पॉइंट आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में सब कुछ बता करके जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ऐसे इस तरीके से पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखते हैं तो आप यकीन मानिए
आप बहुत अच्छा लिख कर के आएँगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका आंसर इवैल्यूएट किया जाएगा अगर आप ऐसे इस तरीके से बुलेट लगा कर के लिखते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा मेथड है अपनी राइटिंग को एक तरीके का इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सेल्फ मोटिवेटेड आप खुद भी कहीं टीचर होंगे या खुद भी एज़ स्टूडेंट भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको ऐसे पॉइंट वाइज़ चीज़ों को पढ़ने में आसानी होती है और समझना आसान हो जाता है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था ट्रांसपोज़ॉन एंड मोबाइल एलिमेंट के बारे में पूछा था उनके टाइप्स को लेकर के, तो पहले आप उनको बता दीजिए कि ये क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है मौलिक बायोलॉजी में आपको पढ़ा दिया कि ट्रांसपोज़ॉन मोबाइल एलिमेंट होते हैं और ये 2 तरीके के हो सकते हैं, दैट इज़ द सिंपल और कंपोजिट, राइट? तो इनका डिफरेंसेस भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि ट्रांसपोज़ॉन्स डीएनए इनकोडेड एंजाइम नोन एज द ट्रांसपोजेस व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोजिशन। यही वो की एंजाइम है जो कि डीएनए को एक पार्ट को क्या करता है, यहाँ से कट कराता है और दूसरी जगह पे जाकर क्या करेगा, अलाइन करा देता है, राइट? तो यहाँ पे पूछ रखा है ट्रांजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच मोबाइल डीएनए सीक्वेंसेस आर कॉपीड एंड इंसर्टेड इनटू द न्यू साइड इन जीनोम। कहीं से भी क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा, दूसरे साइड पे क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाता है। ओके, और इनके टाइप्स हैं यहाँ पे कंजर्वेटिव एंड रिप्लिकेटिव, मतलब ट्रांसपोजिशंस होने के दो तरीका होता है, कंजर्वेटिव और रिप्लिकेटिव। तो ये तरीके भी मैंने आपको बता रखे हैं। कंजर्वेटिव में क्या होगा, चेंज द पोजिशन ऑफ ट्रांसपोजिशन द जीनोम, पोजीशंस जो होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे हो जाता है। जबकि नो कॉपी नंबर इंक्रीजेस, कोई भी कॉपी नंबर आपका इंक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने ये पूरा डीएनए है और इस डीएनए में आपका ये जो साइट था, पहले मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसपोजेस था, मतलब ये मोबाइल एलिमेंट है। अब यहाँ से ये एक्साइज होकर कट करके क्या करेगा, दूसरी जगह पे जाकर के इंसर्ट हो गया, तो इसका नंबर कोई नहीं बढ़ेगा, ये मतलब अब यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा, तो उसको आप बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड। जबकि रेप्लिकेटिव में क्या होगा कि एक कॉपी नंबर क्या होती है, बढ़ जाती है, ये यहाँ पे भी रहेगा, इसकी कॉपी बनेगी रेप्लिकेट होकर के, फिर जाकर के यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, तो एक नंबर एक कॉपी क्या होती है, इसकी बढ़ जाती है। मे बी डीएनए और रेट्रो ट्रांसपोजन मीन्स आरएनए हो सकता है। ठीक है, इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये केसेस हैं आपके रेट्रो ट्रांसपोजांस के और डीएनए ट्रांसपोजांस के। डीएनए ट्रांसपोजांस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि डीएनए है और ये आपका ये ट्रांसपोजांस वाला पोर्शन है। यहाँ पे ट्रांसपोजेज एंजाइम आएगा, एक्साइज होगा, यहाँ से डीएनए आपका निकल जाता है, फिर डीएनए ये टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए में ये इंसर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस वाले केस में कोई भी आपका कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये यहाँ से निकल करके आया है, यहाँ पे बन गया। इसको आप बोलते हैं डीएनए ट्रांसपोजान। जबकि है ये आपका क्या है, दैट इज द रेट्रो ट्रांसपोजान, मीन्स आरएनए बेस्ड। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होकर के आरएनए इंटरमीडिएट बना, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड होकर के डीएनए बना, और डीएनए बन करके फिर ये इस तरीके से ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी रह गया, यहाँ पे भी आ गया, तो एक कॉपी इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, बैक्टीरियल ट्रांसपोजांस में दो टाइप के हैं, दैट इज द आईआर सीक्वेंसेस मीन्स इंसर्शन सीक्वेंसेस, और दूसरा आपका होता है दैट इज द कंपोजिट ट्रांसपोजांस, राइट? तो जो आईएस सीक्वेंसेस होते हैं या आईएस टाइप के जो ट्रांसपोजांस होते हैं उनको आप सिंपल ट्रांसपोजांस के नाम से जानते हैं। ये वाले जो ट्रांसपोजान होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोजेज एंजाइम को कोड करने वाली क्या होती है, जीन होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। जबकि जो कंपोजिट वाले होते हैं उनके पास ट्रांसपोजेज के अलावा भी दूसरे एंजाइम्स को या दूसरे प्रोटीन्स को कोड करने वाले जीन भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोजेज के अलावा रिबोलोज भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बनाने के लिए भी क्या है, यहाँ पे एंजाइम या प्रोटीन पाया जा रहा है। तो जब किसी भी बैक्टीरियल ट्रांसपोजांस में सिर्फ ट्रांसपोजेज एंजाइम को इनकोड करने वाली जीन हो, तो ऐसे सीक्वेंस, ये आईआर सीक्वेंसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस इनको बोला जाता है। इन सीक्वेंस के बीच में पाए जाने वाले जो डीएनए के पार्ट है उनको मोबाइल एलिमेंट बोला गया, और उनको उनके पास सिर्फ वो जीन है जो कि ट्रांसपोजेज एंजाइम को क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, राइट? तो जब सिर्फ ट्रांसपोजेज इनको इनकोड करेगा तो उसको आप बोलेंगे दैट इज द आईआर सीक्वेंस मींस आईएस सीक्वेंसेस या सिंपल ट्रांसपोजांस। और जब उस ट्रांसपोजेज के अलावा दूसरे भी प्रोटीन्स के लिए कोड करने के लिए आपके उनके पास क्या हो, जीन हो, तो उनको आप बोलते हैं दैट इज द कंपोजिट ट्रांसपोजांस। यही दोनों डिफरेंस आपसे पूछा था। तो यहाँ पे आप डिफरेंसेस भी देख सकते हैं, फिगर ये ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं।
ट्रांसपोज़ान्स का मतलब भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बाइफरकेट करके लिखते हैं तो बड़ा ही अच्छा एक इम्प्रेशन जाता है कि आपने बहुत ही क्लियर तरीके से मैसेज दिया। इस क्वेश्चंस की डिमांड क्या थी? इस क्वेश्चंस की डिमांड ये थी कि आपसे ये जानना कि आपको ट्रांसपोज़ान्स के बारे में क्या आइडिया है? क्या आपको मालूम है कि कंपोज़िट या सिंपल टाइप के जो ट्रांसपोज़ान्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है? और आपने यहाँ पे बता दिया, आपने समझा दिया यहाँ पे कि हाँ, कंपोज़िट का क्या मतलब है और सिंपल ट्रांसपोज़ान्स का क्या मतलब है। तो जैसा क्वेश्चंस का डिमांड था वैसा आपने आंसर देकर के चीज़ों को सॉल्व आउट कर दिया। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो एंजाइम इनहिबिटर हैं उनके बारे में आप बताइए, डिफरेंशिएट करिए। तो पहले तो आपको एंजाइम इनहिबिटर के बारे में समझना होगा कि एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, राइट? एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करने वाले या इनहिबिट कर देने वाले मॉलिक्यूल्स को या एजेंट को आप एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपली दे रखा है, एन एंजाइम इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एन एंजाइम एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी। ओके, इधर बाय बाइंडिंग टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स, हो सकता है कि एंजाइम्स के डायरेक्टली जो एक्टिव साइट्स होते हैं उन पे बाइंड करे, ये आपका एक्टिव साइट्स हो सकता है, या अदर देन एक्टिव साइट भी बाइंड कर सकते हैं जिनको कि आप एलोस्टेरिक साइट के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से पीछे की तरफ इंडिकेट किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है दैट इज एक्टिव साइट्स। ये आपको पूरा बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो आपके इनहिबिटर जो होते हैं वो कहीं भी बाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी बाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी बाइंड कर सकते हैं, और ऐसा करके इस एंजाइम की जो एफिशिएंसी है, काम करने की रेट है, मैक्सिमम रिएक्शंस की वेलोसिटी को बढ़ाने की क्षमता है, उसको क्या करते हैं, या तो मिनिमाइज करेंगे या तो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, राइट? टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर ये किस तरीके से हो सकते हैं? रिवर्सिबल नेचर हो सकता है और इरिवर्सिबल हो सकते हैं। हमारे लिए खतरनाक कौन है? दैट इज द इरिवर्सिबल। ओके, तो रिवर्सिबल नेचर, इरिवर्सिबल वाले जो होंगे, एक बार बाइंड अगर कर लिए तो फिर एंजाइम को फ्री फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब वो हमेशा कॉम्प्लेक्स बना करके रखेंगे, ये खतरनाक होते हैं। और रिवर्सिबल टाइप के जो होंगे वो सब नॉन कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होंगे, वो कंडीशंस मिलने पर फिर से क्या होंगे, नॉर्मली उस एंजाइम को फ्री फॉर्म कर सकते हैं, मतलब फ्री छोड़ सकते हैं। तो रिवर्सिबल वाले जो आपके इनहिबिटर हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड। ये आपको पढ़ने में नहीं मिलता है, ये 3 आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और 3 आपको बताया जाता है। तो आपके एग्जाम में, मतलब आपके पेपर में सिर्फ 2 ही पूछा था, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में डिफरेंसेस पूछा है कि क्या डिफरेंसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस टाइप के जो इनहिबिटर होते हैं ना, वो एंजाइम के सबस्ट्रेट से क्या करते हैं, कॉम्पिटिशंस करते हैं। उसी एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर भी है। जिस किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, उससे बाइंड करेगा। जैसे आप फिगर से आप समझिए, एंजाइम है, एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर है। इनहिबिटर का भी बाइंडिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, सबस्ट्रेट का भी दिखाई दे रहा है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसके लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो इनहिबिटर का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, बाइंड करेगा, यहाँ पे फिर नो रिएक्शंस होगा। और अगर इसका कंसंट्रेशन होगा तो ये बाइंड करेगा, फिर यहाँ पे रिएक्शंस क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। तो जब इन्वर्टर बाइंड कर लेगा उस टाइम पे कंडीशंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप ग्राफ से समझ सकते हैं। इसको आप ऐसे मिचेलिस मेंशन के कांस्टेंट के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, ये वाला आपको जरूर बना के दिखाना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो आपको लिख रखा है कि वी मैक्स क्या होगा, सेम होगा, जबकि के एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, आई डोंट नो कि कितने लोगों को भी याद है। आपको मालूम है कि वी मैक्स की वैल्यू और के एम की वैल्यू किस तरीके से अफेक्ट होती है, इससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने एक चार्ट बनवाया था और आपको बताया था कि ये चार्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। और इस चार्ट क्या था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दैट इज ICNU, दूसरा था VNDD, तीसरा था KIND। तो ICNU, VNDD एंड काइंड, ये 3 आपके टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा। जहाँ पे I फॉर क्या है, इनहिबिटर, V फॉर क्या है, दैट इज द V मैक्स, K फॉर क्या है, दैट इज द KM, C फॉर क्या है, कॉम्पिटिटिव, N फॉर क्या है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, और U फॉर क्या है, अनकॉम्पिटिटिव, राइट? यहाँ पे I का मतलब होता है इंक्रीज, D का मतलब होता है डिक्रीज,
एन का मतलब होता है नो चेंजेस, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से चार्ट आपका प्रिपेयर हो रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बाकायदा मैंने आपको क्लास में समझाया भी था और आपको इसका नोट्स भी दिया था। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा तो उसमें वी मैक्स की वैल्यू में नो चेंजेज आएगा, जबकि के एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है वी मैक्स क्या होगा, सेम रहेगा, के एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। है ना, इजी सा ट्रिक इसको याद रखने का। अगर आपका इनहिबिटर कैसा हो, नॉन कॉम्पिटिटिव हो, तो नॉन कॉम्पिटिटिव केस में वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, डी फॉर डिक्रीज, और एन फॉर नो चेंजेस। मतलब इस केस में क्या होगा कि वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, के एम की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आपका अनकम्पिटिटिव होगा तो इसमें दोनों ही चीजें क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो डी फॉर डिक्रीज मतलब घटेगा, आई फॉर इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, एन फॉर नो चेंजेस मतलब कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। आपने यहाँ पे ग्राफ भी बना करके दिखा दिया। ये मिचेलिस मेंशन का ग्राफ है, ये लाइन ब्यूअर बर का प्लॉट है। तो आपने यहाँ पे दिखाया कि मान लीजिए जैसे ये आपका नॉर्मल आपका क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन है, तो आपने यहाँ पे दिखा दिया कि ये के एम की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है, वी मैक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है। जबकि आपने इन्वर्टर वाले में दिखाया तो ये के एम की वैल्यू क्या हो गई, आगे की तरफ बढ़ गई। के एम की वैल्यू बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, के एम का मतलब क्या है कि किसी भी एंजाइम का मैक्सिमम वेलोसिटी होने के लिए जितना सबस्ट्रेट चाहिए उस सबस्ट्रेट का हाफ। तो आप इसको क्या बोलते हैं, के एम इज इक्वल टू आपने डिफाइन किया है दैट इज द हाफ ऑफ वी मैक्स, मतलब वी मैक्स बाई टू। तो किसी भी एंजाइम को वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पे अपनी वो मैक्सिमम वेलोसिटी शो कर सकता है उसको आप बोलते हैं वी मैक्स। और उसी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अगर आपने कंसंट्रेशन कर दिया है सबस्ट्रेट का तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द के एम, राइट। तो यहाँ पे के एम की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। के एम की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि अब उस एंजाइम को उतने ही रेट ऑफ रिएक्शंस को अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होगा एज कंपेयर टू द फ्री फॉर्म वाले को, मीन्स अनइनहिबिटेड वाले को। इसका यही मतलब होता है। जबकि यहाँ पे आप देखिए वी मैक्स की वैल्यू दोनों की क्या है, बराबर बराबर है। तो यहाँ वी मैक्स की वैल्यू बराबर हो गई, के एम क्या हो गया, बढ़ गया। लाइन बियर बर प्लॉट आपका थोड़ा इन्वर्स होता है इसलिए आपको ऐसे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्राफ बना करके इनके बारे में लिख करके आपको बताना है। अगला आपका है दैट इज नॉन कॉम्पिटेटिव। तो नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या बताया था, वी मैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, के एम क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे आप पीछे आकर के आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपके लिए ग्राफ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पे दिया है द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर टू द एंजाइम रिड्यूसेस इट्स एक्टिविटी बट डज नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट। मतलब ये बोल रहा है कि इस केस में जो आपका इनहिबिटर होगा वो एंजाइम के एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं करेगा, वो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड पे क्या करता है, बाइंड करता है। तो जब ये एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है तो इसके बाइंडिंग होने की वजह से इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है इसकी कन्फर्मेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्या होती है, कन्फर्मेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। और कन्फर्मेशन चेंज हो जाने की वजह से अब ये सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ में जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो डल हो जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं और तब जाकर के वो बाइंड करते हैं। तो जब उस इनहिबिटर के एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करने की वजह से इसके कन्फर्मेशन में चेंजेज आता है और इसके चेंजेस की वजह से सबस्ट्रेट आपका सही तरीके से बाइंड नहीं कर पाता। तो इस वजह से बेसिकली आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि वी मैक्स आपका क्या हुआ है, कम हो गया है, के एम की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए अनइनहिबिटेड वाला है तो यहाँ पर आपको वी मैक्स ये दिखाई दे रहा है, राइट। के एम की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। इनहिबिटेड वाले के लिए भी के एम की वैल्यू सेम है आपकी, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जबकि आपका जो वी मैक्स की वैल्यू वो क्या हो गई, कम हो गई है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शंस कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सबस्ट्रेट पे जो के एम की वैल्यू थी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि आपका रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ओके सो गाइज आपको इसी तरीके के सवाल के आंसर्स देने हैं एनालिटिकल वे में। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लिखना नहीं है।
और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि फॉस्फोराइलेसिस जो होता है, मतलब कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो है वो ग्लाइकोलिसिस का की एंजाइम है, की रेगुलेटरी एंजाइम है, कैसे आप इसको प्रूव करेंगे? तो आपको मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन 3 एंजाइम के द्वारा होता है। जैसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 एंजाइम है जो कि ग्लाइकोलिसिस का क्या करते हैं, रेगुलेशंस करते हैं। हेक्सोकाइनेज जो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनाता है, और पायरुवेट काइनेज जो कि पीपी से पायरुवेट बनाता है, राइट? आपको प्रूफ करना है कि कैसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक रेगुलेटरी एंजाइम है और की एंजाइम है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये रिएक्शन है जो कि कैटालाइज कर रहा है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से आपका फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट का क्या होता है, बनना होता है। अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो ग्लाइकोलिसिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही आपको बताना है। और आप यहाँ पे बताएंगे कि ग्लाइकोलिसिस के लिए आपका इसके आगे का जो रिएक्शंस होता है, बेसिकली वहाँ पर आपने यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका एक एटीपी और क्या हुआ है, ऐड हुआ है, मतलब ये दोनों एटीपी खर्च होने वाले स्टेप हो चुके हैं। अब आगे जो जाएगा पे ऑफ फेज में जाएगा, मतलब ये प्रिपरेटरी फेज का होता है, उसके बाद पे ऑफ फेज चलती है। तो पे ऑफ जो फेज होता है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर ये कन्वर्जन नहीं हुए रहेंगे तो आपका पे ऑफ फेज चलेगा नहीं, और पे ऑफ फेज अगर नहीं चलेगा तो ग्लाइकोलिसिस की जो यील्ड होगी वो बन नहीं पाएगी। दैट इज वाई आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक आपका रेगुलेटरी एंजाइम और की एंजाइम है। तो डियर एस्पिरेंट्स, होपफुली कि आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके के आपको आंसर्स लिखने हैं। वीडियो बहुत लेंदी होता जा रहा है, दैट इज़ वाई मैं अभी इसको दूसरे पार्ट में रिकॉर्ड करूँगा। अब आज के लिए इतना ही। आप लोगों को होपफुली कि ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करें आपके प्रिपरेशंस में। और एक चीज़ आप लोगों को सबको ये बोलना चाहूँगा कि अब आपके पास टाइम नहीं है नया कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है उसको एक तरीके से फिर से आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। अब आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। और बाकी आप खुद अपने आप में काफ़ी समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी डिसीजन ले रहे होंगे अपने लिए अच्छा ले रहे होंगे, अच्छा ही कर रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छे करके आप आइए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।